अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। दिमाग पर सन्नाटा तारी हो गया। चांदहन कहाँ है? हम दोनों तो रेल में सफर कर रहे थे। चांदहन जाग रहे थे, मैं सो रहा था। फिर वो ख्वाब जैसी कोई आवाज, तेज रोशनी, फिर मैं दोबारा सो गया था। सब कुछ एक ख्वाब समझ करो। अब जरूर बुरी अचानक कोई चाल चल गया। इसने मुझे इस मुकद्दस मजार पर नहीं पहुंचने दिया और अब किसी हिंदू घराने में था। ये लोग मुझे रत्ना कहकर पुकारे थे। कौन लोग हैं ये? वो मोमर खातून, वो खूबसूरत शरीर लड़की। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी खतरनाक जाल में तो नहीं फंस गया। कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली। नहीं, होशियारी से काम लेना होगा, सोच समझ कर कदम उठाना होगा, हालात का जायजा लेना होगा। चाय वापस ले गई थी, सोचा ठंडी हो जाएगी, अब गर्म करके लाई हूँ। अरे तुमने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक, सो ही रहे हो क्या? नौजवान औरत थी। काला रंग था मगर नपूश बुरे नहीं थे। रत्ना जी नाश्ता करो। कर रहा हूँ मालती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और एक बार फिर दिल में चौंक पड़ा। मैं इतने एतमाद से मालती क्यों कह रहा हूँ? कैसे जानता हूँ कि ये मालती है? कुछ और लाए तुम्हारे लिए? नहीं, लाला सुरेश चंद्र जी आए हुए हैं। गुड़ के शेर हैं निरे, चिपक जाए तो छटने का नाम ना लें। बेचारी रमा रानी इनके सामने जा फंसी हैं। अब कोई कैसे निकाले इन्हें? हम कहें इन्हें और कोई काम नहीं है? अभी सुबह हुई है और अरे कुछ और लाए तुम्हारे लिए? मालती भी जुनूनी ही मालूम हो रही थी। कमबख्त की जुबान तालू से नहीं लग रही थी, बोले चली जा रही थी। इसी वक्त कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाजें सुनाई दी और मालती की आवाज बंद हो गई। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से कहा, कुत्ता कहाँ से घुस आया? देखो बाहर जाकर, मैंने कहा। अरे हम देखें ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले है। दरवाजा बंद किए दें, हम कहीं पापी इधर ही ना घुस आए। मालती ने छपट कर दरवाजा बंद कर दिया। मैं नाश्ते में मसरूफ रहा। कुत्ता खामोश हो गया था। कुछ देर के बाद एक तेज आवाज सुनाई दी, मालती, अरियो मालती कहाँ मर गई? मालती उछल पड़ी। लो, शुरू हो गई आवाजें। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। आई रमा रानी, वो कुत्ता ये कुछ ना कहाँ छुपी हुई है, इसे तलाश करा। आज ये नहीं या मैं नहीं। अरे ये करना क्या चाहती है? क्या सोचा है इसने? अरे हमारे काम की आदमी है, हजारों काम निकलते हैं इनसे, और ये है कि रमा रानी अंदर दाखिल हो गई। वही मोमर खातून थी, रमा रानी। मैंने सोचा। मोमर खातून अंदर घुस आई, इधर उधर देखा और बोली, रत्ना वो यहाँ तो नहीं आई? नहीं चाची, मैंने कहा। जाएगी कहाँ? आज छोड़ूंगी नहीं इसे। रमा रानी बाहर निकल गई। मेरी कैफियत अब किसी कदर बहाल हो गई थी। समझ में तो कुछ नहीं आया था, लेकिन अब दीवानगी से क्या हासिल, समझने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। चाय की 2 प्यालियां पीकर उठा ही था कि वही शोक लड़की अंदर घुस आई और मेरी कमर पकड़कर मेरे पीछे आ गई। आज बचा ले रत्ना जी, बस आज बचा ले, भगवान के लिए वादा करती हूँ आगे कुछ नहीं करूंगी। अरे अरे मेरी कमर तो छोड़ो। कपड़े धोने की मोगरी हाथ आ गई। एक भी पड़ गई तो अपने जल ठंडे हो जाएंगे। सचमुच गुस्से में है, मार देंगी। कौन? चाची। मगर हुआ क्या है? मैंने बेख्तियार पूछा। अरे भगवान इसका नाश करे, खटिया खड़ी हो इनकी। वही आ मरे थे सुरेश चंद्र जी। आते हैं तो जाते नहीं है, सारा सारा दिन हिड़ते रहते हैं यहाँ, और हम सब पर कर्फ्यू लग जाता है। खामोश रहो, हंसो भी नहीं, और सामने आ जाओ तो ऐसे घूरते हैं जैसे गंडेरी नजर आ गई हो। फिर तुमने क्या किया? कुत्ते से जान निकलती है इनकी। सुना है 28 इंजेक्शन लगवा चुके हैं, 2 बार कुत्तों ने काटा है। वो हंस पड़ी। चेहरा सुर्ख हो रहा था। कुंदनी रंग पर पसीने के कतरे बेद भले लग रहे थे। बेख्तियार हंसती रही, आंखों में पानी आ गया। बोली, कुत्ते की आवाज का रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने और आवाज तेज खोल दी थी। ये कहकर वो फिर बेख्तियार हंसने लगी थी। हंसते हुए बोली, ये रिकॉर्ड मैं इन्हीं के लिए लाई थी। सर पर पांव रखकर भाग गए। चाची पुकारती रह गई, तुमने गुसलखाने का दरवाजा बंद किया था? मैंने उसे घूरते हुए कहा, अब जो ऐसे करूं तो अति बड़ी मर जाऊं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, अरे इधर ही आ रही हैं। ये था मेरा नया ठिकाना, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये लोग मुझे रत्ना कहकर क्यों पुकारते हैं? मैं इनका शनासा कैसे हूँ? बार बार तो एक जैसे वाकयात नहीं होते हैं। अगर सरफराज का हमशक्ल निकल आया था तो किसी रत्ना या रतन का हमशक्ल तो नहीं हो सकता था। फिर ये सब कुछ और फैसला किया, जो कुछ भी है सब्र सुकून से बर्दाश्त करो, इंतजार करो कि सूरत हाल मालूम हो जाए। ये अंदाजा तो हो गया था कि मैं रतौली नहीं पहुंच सका। अब बुरी अचरन कोई और चल गया, मगर इसने इस बार किया क्या है कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। न जाने चांदहन कहाँ गए। रत्ना ही बन गया। अपनी कैफियत पर अलबत्ता सख्त हैरान था। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम था। मेरा कमरा कौन सा है, औरत को मैं चाची कहकर पुकारा था। एक और नौजवान लड़की सामने आई तो मैंने उसे राधा कहा। इसने जवाब भी दिया। अस्तलिस्मी कैफियत का कोई जवाब था नहीं मेरे पास। दिन भर कोई काम न करना पड़ा। अजीब सा कराना था। 2-3 बार मर्दों की आवाज भी सुनाई दी थी। अलबत्ता रात हुई तो दिल उछल कर हलक में आ गया। कुर्बजवार की सारी इमारतें जगमगा उठी। हर तरफ से तबला, सरंगी और हारमोनियम की आवाजें उभरने लगी। ये नाचने गाने वालों का इलाका था और रमा रानी भी इन्हीं में से एक थी। खुदा तुझे फना कर दे भुरिया चरण, ये कहाँ ला फेंका तूने मुझे? इस गलाजत खाने में। दिल बुरी तरह दुखने लगा कि क्या करूं, क्या यहाँ पड़ा रहूं? यहाँ कुछ ना याद आई मासूम शोख अल्लड़ लड़की, राधा इसकी हमशक्ल, और ये सब नाच गाने का कारोबार करती थी। इसका अमली तजर्बा भी हो गया। शाम से पहले इस घर की हकीकत नहीं खुली थी, लेकिन जो ही शाम हुई माहौल बदल गया। पाकीज़गी गंदगी में तब्दील होने लगी। राधा, लक्ष्मी और शोहो शरीर कुछ नारंग बदलने लगी। जरक बरक लबास, चेहरों पर मसनूई अशिया का निखार, और फिर वसी और रीज कमरा, सफेद बराक चांदनियां, तबला, सरंगी, हारमोनियम, इनके अकब में नुकीली मूछों वाले सजिंदे।
سازوں کے سر درست کرتے ہوئے۔ میں پابا زنجیر نہیں تھا، یہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن کہاں؟ ہر جگہ موت اور تباہی، کہیں امان نہیں تھی۔ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدایا یہ دن بھی دیکھنا تھا، ایسی جگہ بھی رزق لکھا تھا۔ خان صاحب یاد آئے، میرے چاند مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں، شعلے نظر آنے چاہیے۔ چاند ہان، یہ شعلے مجھے بھسم کر سکتے ہیں، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتن جی، اے رتن جی، مالتی کی آواز سنائی دی اور وہ سامنے آ گئی۔ کیا ہے مالتی؟ ہار نہیں لائے ابھی تک؟ ہار تیار کر رکھے ہوں گے رحیم خان نے، جاؤ لے آؤ۔ رما رانی پوچھ رہی تھی، ذرا جلدی جاؤ، مہمان آنے شروع ہو گئے۔ اور ہاں، ذرا دیکھ کر لینا۔ رحیم خان سے کہنا اصلی چمبیلی لگایا کرے، بیچ میں سدا بہار ڈال دیتا ہے۔ لو پیسے رکھ لو۔ مالتی نے 100 روپے میرے حوالے کر دیے۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے علم تھا کہ زینہ کہاں ہے، ہار کہاں سے لانے، اور کیسے پتا تھا مجھے؟ سیڑھیاں اتر کر گلی میں آ گیا۔ بازار کی رونق عروج پر تھی۔ تر گلاب، موتیا، کڑ کڑ بول رہی ہیں ریوڑیاں۔ لیلا کی انگلیاں، مجنو کی پسلیاں کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ زیادہ تر پان والوں، پھول والوں اور عطر فروشوں کی دکانیں تھی۔ بلندیوں سے تبلے ٹھوکنے کی آوازیں ہارمونیم کی ری ری کے ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ دکانوں پر بورڈ لگے ہوئے تھے۔ دور سے عبدالرحیم گل فروش کا بورڈ نظر آ گیا اور میں اسی طرف چل پڑا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کیا ہے؟ اور اتنا بڑی دیر میں آیا آج؟ عمر سیدھا مگر کلف لگی نکیلی مونچھوں والے رحیم خان نے ایک بڑا سا پڑا اٹھاتے ہوئے کہا، 20 ہیں پورے، گننا تو نہیں ہے؟ نہیں، میں نے پھنسے پھنسے لہجے میں کہا اور 100 روپے کا نوٹ رحیم خان کی طرف بڑھا دیا۔ کل تم 20 روپے ہی چھوڑ گئے، میں نے آواز لگائی مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ کل؟ میرا دل لرز گیا۔ ہاں میاں، یہ 20 روپے کل کے اور 20 یہ، لو 40 ہو گئے نا؟ ہاں رحیم خان، کل بھی میں ہی آیا تھا ہار لینے؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ کیا مطلب؟ رحیم خان بولے، کل میں ہی ہار لے گیا تھا نا؟ تو اور کون لے جاتا؟ کل تو تم کچھ ترنگ میں تھے پیارے۔ رحیم خان ایک آنکھ دبا کر مسکرائے۔ کب سے لے جاتا ہوں میں یہ ہار؟ مہینوں ہو گئے، مگر بات کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، پچھلے ہفتے سے کچھ کھوئے سے ہو۔ میرے خدا میرے خدا، میرے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی اور رحیم خان چونک پڑے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ بولے۔ کچھ نہیں، میں واپس چل پڑا۔ رحیم خان کی آواز کانوں میں گرم گرم سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ مہینوں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں مہینوں سے یہاں ہوں؟ مہینوں سے؟ مگر کیسے؟ یہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ مگر میں تو پچھلی رات میں چاند خان کے ساتھ ریل میں سفر کر رہا تھا، پھر میں مہینوں سے یہاں کیسے ہوں؟ یہ ماحول، یہ لوگ، یہ سب کچھ جانا پہچانا کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ راستہ تک نہیں بھولا تھا، بے خیالی کے عالم میں آیا مگر انہی سیڑھیوں سے اوپر پہنچا جن سے اتر کر گیا تھا۔ حالانکہ ساری سیڑھیاں ایک جیسی تھیں۔ یہ تمام باتیں ذہن خراب کر رہی تھی۔ اتنا اندازہ تو میں نے لگا لیا تھا کہ یہ سب کچھ پوریا چرا نے کیا ہے، لیکن کیا کیا ہے یہ جاننا ضروری تھا۔ مالتی ہار لینے کے لیے کھڑی تھی، جلدی سے ہاروں کا پڑا لے کر چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ رحیم خان نے کہا تھا کہ مہینوں سے میں اسے ہار لے جاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی کچھ ہم شکل والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ رتنا نامی کوئی شخص میرا ہم شکل ہوگا، لیکن اتنے سارے ہم شکل، ہر جگہ میرا ہی ایک ہم شکل موجود ہے۔ مالتی آ گئی، بولی، اندھیرے میں کیوں لیٹے ہو رتنا جی، بتی جلا دوں؟ رہنے دو مالتی جی، اندھیرا اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آؤ بیٹھو۔ اندھیرے میں نہ بابا نہ، ہمیں اندھیرا اچھا نہ لگے۔ تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے؟ اس وقت تو فرصت ملے ہے، اب 12 بجے مہمان چلے جائیں گے تو بڑا کمرہ صاف کر کے سوئیں گے۔ روشنی جلا دو اور بیٹھو۔ یہ ٹھیک ہے۔ مالتی نے لائٹ جلا دی اور پھر نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ مالتی، آج کیا تاریخ ہے؟ 19۔ مہینہ کون سا ہے معلوم ہے؟ ستمبر ہے؟ اور میں اچھل پڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کاہے رتنا جی، آج 19 ستمبر ہے تو اور کیا؟ اوہ میرے خدا میرے خدا، میرے منہ سے سرگوشی میں نکلا۔ میرے ہوش و حواس درست تھے، پاگل نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ مالتی کیا کہہ رہی تھی؟ یہ ستمبر کا نہیں، مارچ کا مہینہ تھا۔ چاند خان کا پہلے 18 مارچ کو رتولی جانے کا ارادہ تھا، لیکن اپنا کوئی کام ہونے کی وجہ سے وہ 17 مارچ ہی کو رتولی چل پڑے تھے، اور اس بات کو 5 ماہ گزر گئے تھے۔ 5 ماہ! اگر واقعی ستمبر کا مہینہ ہے تو پھر میرے یہ 5 ماہ کہاں کھو گئے؟ مالتی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وعدہ کرو گی کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ بولو، وعدہ کرو۔ شکنتا کے بارے میں پوچھو گے؟ شکنتا؟ ہاں رتن جی، شکنتا کے بارے میں بات کرو گے تو ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ رما رانی ہمارا سر گنجا کر دیں گی، پہلے بھی تمہاری وجہ سے پٹ چکے ہیں۔ شکنتا کون ہے؟ جاتے ہیں، آ گئے نا اسی پر۔ ارے ہاں، ہمیں سب پتا ہے، سب ہمارے ہی دشمن ہیں۔ نہیں، میں شکنتا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ لو، پوچھے جا رہے ہو، کہتے ہو نہیں پوچھوں گا۔ ویسے ہماری مانو تو رتن جی، شکنتا کے پھیر میں مت پڑو، وہ تم سے زیادہ پاگل ہے، تمہیں بھی بیچ چوراہے پر مروا دے گی۔ تم مجھے کب سے جانتی ہو مالتی؟ تمہیں جب سے تم یہاں آئے ہو۔ میں کب یہاں آیا تھا؟ ہولی جلی تھی جب تم یہاں آئے تھے۔ ٹھہرو بتاتی ہوں۔ انگلیوں پر حساب لگانے لگی، پھر بولی، پورے 5 مہینے ہو گئے۔ 5 مہینے سے میں یہاں ہوں تو اور کیا؟ کہاں سے آیا تھا میں؟ انجنا پور گئی تھی رما رانی سکھ یاترا کو، وہی تم کاشوکا کے مندر کنارے دھونی رمائے بیٹھے تھے۔ رما رانی کو دیکھا تو ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔
जुम्मा उस्ताद ने तो लठ ही दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारे बराबर होता। उन्होंने जुम्मा खान उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बावले हो, और सचमुच तुम थे भी निरे बावले। न खाने का होश, न पहनने का। रमा रानी को रतन याद ना आता तो भला तुम यहाँ लाए जाते। मगर इनके मन में ममता की गंगा बहने लगी थी। वही तो मरा था इनका रतन, मेरा मतलब है अंजनापुर। गाड़ी के नीचे आ गया था। फिर रमा रानी अंजनापुर में ही इसकी अर्थी जलाकर आई थी। महीनों बावली रही थी इसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। मगर अकेले जो थे रमा रानी के, तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन उमा रानी की हैं। चची कहती हैं बचपन से। मगर तुम ये सब क्यों पूछे जा रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूँ, मैंने कहा। मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी। कहने लगी, लो, जब रतन मर ही गया तो तुम भला कैसे इनके रतन हो सकते हो? मगर उन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख डाला और बड़े प्यार से तुम्हें रत्ना रत्ना कहती हैं। और जब से मैं इन्हीं के पास हूँ। मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या? मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे? मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी, खाने पीने का होश नहीं था। महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे तरवेदी जी के इलाज ने तुम्हें बड़ा फायदा दिया। मगर तुम बावले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकशाफ मुझ पर हुआ था वो बहुत सी हकीकतों से रुशनास करा रहा था। मगर ये अंदाजा नहीं हुआ कि ये सब कैसे हुआ। 5 महीने खो गए थे मेरे, पूरे 5 महीने। कैसे, आखिर कैसे? क्या चक्कर चलाया था इस खबीस भूरिया चरण ने? इस बार क्या चक्कर चला दिया था? चांद खान का तो वो इस बुजुर्ग के दिए हुए तवीज की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन रास्ता जरूर रोका होगा इसने मेरा, और कामयाब हो गया। कमबख्त, खुदा से गारत करे। पता नहीं बेचारे चांद खान पर क्या गुजरी होगी, कहाँ कहाँ मुझे तलाश करते फिर रहे होंगे। मगर मैं पागल कैसे हो गया था? बड़ी उलझने बाकी थी अभी, लेकिन कम से कम ये अंदाजा जरूर हो गया था कि मैं किसी रतन का हमशक्ल नहीं, बल्कि दिमागी खराबी हो गई थी मेरे अंदर, और भटकता फिर रहा था कि रमा रानी मुझे यहाँ ले आई। मगर मेरी दीवानगी की वजह क्या थी? एक सवाल और किया मैंने मालती से। मालती, तुम्हारे इस शहर का नाम क्या है? अरे ये भी तुम्हें याद नहीं? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। अब हमें बावला कर दोगे तुम? शक्ति नगर का नाम नहीं जानते तुम? और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। ये तो वही जगह थी जहाँ चांद खान रहते थे, शक्ति नगर। ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने बेयकीने के अंदाज में मालती से पूछा। बावला करके छोड़ोगे? लो, हम नहीं बैठते, तुम्हारे पास जा रहे हैं। जिसे देखो हमारा मजाक उड़ावे है। वो उठी और बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। भूरिया चरण, सिर्फ भूरिया चरण। भला और कौन हो सकता है इन वाकयात के पीछे? मगर चांद खान साहब, अगर ये शक्ति नगर ही है तो फिर मुझे फौरन चांद खान साहब से मिलना चाहिए, इनकी खबर लेना चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे, न जाने किस तरह मुझे इनसे लग कर दिया गया होगा। दिल बेचैन होने लगा। जी तो चाह इस वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ते तलाश कर ही लूंगा। वैसे भी शक्ति नगर के इन इलाकों से अजनबी नहीं था जहाँ चांद खान साहब रहते थे। बाहर निकलूंगा तो पता चल ही जाएगा। इस दौरान कभी इस तरफ नहीं आना हुआ था और आने का कोई जवाब भी नहीं था। रात न जाने किस तरह गुजरी। 12 बजे के बाद इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था। वैसे भी यही लम्हात हुआ करते थे यहाँ जिंदगी के। मुझे पूरी तरह ये एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरे शनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 महीने मेरी इन गांव से ओझल कैसे रहे? रोजे अव्वल ही मुझे क्यों ना मालूम हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह आ गया हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था, हो सकता है, मगर इन 5 महीनों ने मुझे फायदा भी पहुंचाया था। पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था, और अब शायद मेरी तलाश में इस कदर शिद्दत भी ना रह गई हो। और खुदा करे चांद खान साहब मिल जाए तो एक बार फिर इनसे दरख्वास्त करूं कि मुझे रतौली ले जाएं। वो कमबख्त भूरिया चरण कब तक मेरा रास्ता रोकेगा? रात ही को मैंने अपने दिल में कुछ और फैसले भी किए थे, और ये अंदाजा तो मुझे हो ही गया था कि मैं 5 माह तक ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार रहा था, और ये वक्त आलम दीवानगी में गुजरा होगा। लेकिन ये बात भी बड़ी अच्छी थी, रमा रानी ने ये सब कुछ किया था मेरे लिए, बेलोस बेगरज। जो कुछ भी थी, माँ का जज्बा उभरा था इनके दिल में। जानवर तक इस जज्बे में खोट नहीं रखते, वो तो इंसान थी। चनाचा अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिसे प्रेज करता। अगर मजबूरी ही हुई तो कुछ वक्त और यहाँ गुजारूंगा, और एक बार फिर खुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार करूंगा। हाँ, अगर तकदीर साथ दे और चांद खान बददिल ना हो गए हों तो एक बार फिर इनके साथ बुजुर्ग के मजार पर जाने की कोशिश करूंगा। न जाने रात के कौन से हिस्से में नींद आ गई थी। मगर सुबह जल्दी जाग गया था। जागने की वजह वो संतरा था जो खुली खिड़की के रास्ते अंदर आया था और जोर से मेरे सीने पर पड़ा था। आंख खुली तो चोट का एहसास हुआ। टटोल कर देखा तो संतरा हाथ लगा। यहाँ तो हर चीज से खौफ खाने की आदत पड़ गई थी। संतरा पकड़े उठ गया, खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखा। खुली खिड़की नजर आई और कदम इसकी तरफ बढ़ गए। खिड़की के आगे गली थी और गली के दूसरी तरफ एक इमारत। तो इमारत में इस जैसी ही खिड़की में एक सफेद सारी, सफेद चेहरा, घटाओं जैसे बेपनाह बाल जो नीचे न जाने कहां तक चले गए थे। इसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाया। मुझे ही मुहातिब किया गया था। हिंदू तरीके से मुझे इस्लाम किया गया था, मगर मुझे क्यों? इसी को कब से दरवाजा पीटा जाने लगा। मैं उछल पड़ा। दरवाजा जिस जोर से पीटा जा रहा था इसमें बड़ा हिजानी अंदाज था। शायद फिर कोई मुसीबत आ गई, फिर कोई नया खेल। सामने वाली लड़की कुछ इशारे कर रही थी। मेरे समझ में कुछ नहीं आया। आखिर मैं वहशतज़दा अंदाज में खिड़की के पास से हटाया और दरवाजे पर पहुंच गया। फिर दरवाजा खोल दिया। कुशना थी, धुली निखरी कुशना। दरवाजा क्यों बंद किया था? वो गुराई। मैं मुंह खोल कर रह गया। बोलो, दरवाजा क्यों बंद किया था? क्या हो गया? मेरे मुंह से खौफजदा सी आवाज निकली। अंधे हैं ना हम सब? क्यों अंधे हैं?
وہ مجھے دھکا دے کر اندر گھس آئی، بری طرح بنائی ہوئی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا وہ بولی، کیا پھینکا تھا اس نے؟ بتاؤ کیا چیز نشانہ باندھ کر پھینکی تھی؟ یہ میں نے سنگترا سامنے کر دیا۔ سنگترا؟ اس نے میرے ہاتھ سے چھین لیا، پھر گرائی۔ تو یہ ہوتا ہے صبح ہی صبح یوں جگایا جاتا ہے راجکمار جی کو، اور راجکمار جی اب دروازہ بند اور کھڑکی کھلی چھوڑ کر سوتے ہیں؟ ارے تم پاگل ہو، پاگل ہو تم، سارے کھیل اچھی طرح جانتے ہو اور بنے ہو پاگل۔ میں بتاؤں، پاگل چاچی ہے، سمجھے؟ پاگل ہم سب ہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک۔ میں؟ میرے حلق سے مشکل نکلا۔ چلو پھینکو اسے گلی میں، میرے سامنے پھینکو۔ وہ مجھ پر چھپٹی اور میں کھڑکی کی طرف دوڑا۔ میں نے سنگترا گلی میں پھینک دیا، سامنے والی کھڑکی بند ہو چکی تھی، اب وہاں کوئی نہ تھا، کچھ نہ میرے پیچھے تھی اور میں ہنکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اضطرابی انداز میں ہی ہوا تھا۔ دراصل سو کر جاگا تھا، حواس بحال نہیں ہوئے تھے، پھر جس ذہنی بحران سے گزرا تھا اس میں قوت ارادی کچھ نہ رہ گئی تھی، چنانچہ کچھ نہ جو رویہ اختیار کیا تھا اسے مروب ہو گیا، اور اسی کیفیت نے میری دیوانگی کا بھرم رکھ لیا۔ مگر یہ کچھ نہ صاحبہ، ان کا انداز کیا کہہ رہا ہے؟